बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आज है सत्र का दूसरा दिन, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का, विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें लोकसभा स्पीकर से चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला एक बार फिर हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। दरअसल ओम बिड़ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक जारी है। संसद भवन में पीएम मोदी की यह बड़ी बैठक, पीएम के साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद हैं। दरअसल कुछ देर में एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होना है और ओम बिड़ला एक बार फिर से ये सदन की जिम्मेदारी, जिस तरह उन्होंने मोदी सरकार 2.0 के दौरान संभाली थी, उसी तरह से मोदी सरकार 3.0 में भी वे जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से ओम बिड़ला सदन की जिम्मेदारी बतौर अध्यक्ष संभाल सकते हैं। विनीत के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त। विनीत, प्रधानमंत्री और ओम बिड़ला के बीच जारी मीटिंग से क्या निकल कर आता है, यह देखने का विषय होगा, लेकिन सूत्र तो अब तक यही बता रहे हैं कि ओम बिड़ला एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ओम बिड़ला जो है वो एक बार फिर से जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो हो सकते हैं। 17वीं लोकसभा में भी वो लोकसभा अध्यक्ष थे और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष जो है वो हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के औपचारिक ऐलान जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो की जा सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस बार के जो 18वीं लोकसभा के जो आंकड़े हैं, जिसमें विपक्ष की भी भूमिका है, तो विपक्षी पार्टियों भी पहले जो थी वो कवायद कर रही थी कि वो भी अपना लोकसभा का अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार जो है वो खड़ा करे। लेकिन जिस तरह से सरकार की ओर से वह कवायद की गई, जिसमें जिम्मेदारी जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि विपक्ष से भी बात किया जाए। और अब यह बात सामने आ रही है कि आम सहमति से जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का जो है वो उम्मीदवार का जो है वो होगा, चयन जो है वो आम सहमति से होगा। और इसमें सबसे बड़ा नाम या फिर सबसे आगे रेस में हम कह सकते हैं कि ओम बिड़ला का जो नाम है वो आ रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। इसके पहले जो है वो अब यह जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो नामांकन जो है वो कर सकते हैं, जिसमें माना यह जा रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के घटक दल के जो सदस्य हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ अगर विपक्ष के भी सदस्य जो है वो भी मौजूद रह सकते हैं। 12 बजे तक ही जो है वो नामांकन जो है लोकसभा अध्यक्ष का किया जा सकता है। तो लगभग अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो नामांकन जो है वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के लिए। जो उम्मीदवार की जो नामांकन है जो है वो एनडीए की ओर से की जाएगी, जिसमें ओम बिड़ला का नाम जो है वो सबसे आगे आ रहा है। विपक्षी पार्टियों में से भी जिम्मेदारी दी गई थी, राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किरण रिजिजू को जिम्मेदारी दी गई थी। और उसके बाद यह अब फैसला जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं किया गया है कि ओम बिड़ला ही 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। यह बलराम जाखड़ के बाद वो दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो फिर से जो है वो लोकसभा अध्यक्ष बन रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। जिस तरह से अगर हमने देखा कि 17वीं लोकसभा में उनका कार्यकाल था, जिस तरह से उन्होंने कामकाज किया, कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भी वो राहत की बात थी। और साथ ही साथ जो मौजूदा सरकार है वो भी उनके लिए बेहतर उन्हें लगा कि समन्वय किया गया है। विपक्षी पार्टियों ने भी उनके नाम पर अब जो है वो मुहर और सहमति लगा दी है। तो अब यह मात्र औपचारिकता रह गई है कि अब से थोड़ी देर बाद ओम बिड़ला के नाम की घोषणा जो है वो की जा सकती है। और 18वीं लोकसभा के दो अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला ही होंगे। तो एक बार फिर से यह जानकारी जो हमें मिल रही है उसके अनुसार ओम बिड़ला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो हो सकते हैं। इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो अब से थोड़ी देर बाद की जाएगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम मोदी में 1 को देखें, मोदी 2 को देखें और मोदी 3 को देखें, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी जो है वो हमें देखने को मिला है। चाहे मंत्रियों के बारे में बात करें तो अब ऐसे में जब लोकसभा अध्यक्ष, मैं लौटूंगा विनीत आपके पास, इस बीच एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि ओम बिड़ला अपना नॉमिनेशन करेंगे और ओम बिड़ला 11:30 बजे अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। विनीत, जानकारी मिल रही है, अभी ताजा जानकारी है कि ओम बिड़ला का जो नॉमिनेशन है वो 11:30 बजे, यानी अब से कुछ ही देर में वो अपना नामांकन भर सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि बस औपचारिकताएं मात्र निभाना बाकी रह गया। 11:30 बजे के आसपास का समय तय किया गया नॉमिनेशन के लिए।
जी निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 12 बजे तक जो है वो नामांकन जो है वो दाखिल किया जा सकता है, नामांकन किया जा सकता है। आखिरी समय जो है वो आज 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक का है। तो उसके पहले ओम बिरला जो है वो अपना नामांकन करेंगे। तो यह जानकारी में हमें मिल रही है जिसके अनुसार 11:30 बजे के लगभग में जो है वो ओम बिरला जो है वो अपना नामांकन कर सकते हैं। और एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नामांकन में अगर एक ही व्यक्ति का नामांकन होता है तो वो निर्विरोध जो है वो चुन लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि कल जो है वो इस पद की, लोकसभा अध्यक्ष के पद की तौर पर शपथ जो है वो कल ले सकते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 11:30 बजे के लगभग जो है वो अपना नामांकन करेंगे। उम्मीद यह की जा रही है कि उस समय एनडीए के नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस नामांकन में मौजूद रह सकते हैं। और अगर एकमात्र नामांकन, हालांकि अभी तक किसी व्यक्ति ने या फिर किसी गठबंधन ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, और अगर एकमात्र उनका नामांकन होता है तो निर्विरोध जो है वो नामांकित में होंगे, निर्विरोध जो है वो उनका चुनाव हो जाएगा। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी तरह से कवायद जो है वो सरकार की ओर से की जा रही थी जिसके तहत निर्विरोध जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। क्योंकि अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो किसी भी दल का नहीं होता है, वो दलगीय राजनीति से ऊपर का पद होता है सभी के। क्योंकि सांसद जो है वो सदन में अगर किसी के भी संरक्षण की बात करते हैं तो वो लगातार लोकसभा अध्यक्ष या संरक्षण की बात करते हैं। और ऐसे में अगर वो सर्वसम्मति से चुने जाते हैं तो ये सदन के लिए बेहतर है, राजनीति के लिए बेहतर है, लोकतंत्र के लिए बेहतर है। और अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ओम बिरला जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है विनीत, लेकिन कुछ एक चुनौतियां इस बार जरूर होंगी। चूंकि इस बार विपक्ष अपेक्षाकृत पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मजबूत है तो सदन में हंगामे की भी संभावना रहती है विनीत। और जिस तरह से ओम बिरला अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं और बड़ी अनुशासनात्मक तरीके से सदन की कार्यवाही को उन्होंने बीते 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान चलाया था। और इस बार अगर वो बनते हैं स्पीकर तो एक और बड़ी चुनौती उनके पास होगी, क्योंकि विपक्ष इस बार कुछ अपेक्षाकृत मजबूती के साथ सदन में मौजूद होगा और सरकार को स्वाभाविक से विषयों पर घेरने का प्रयास भी होगा। बहुत शुक्रिया विनीत आपका। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से, T20 वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर हुआ है और अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया। अफगान लड़ाकों ने बांग्लादेशियों को हराकर T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया को चलता कर दिया। बाय बाय ऑसीज। जी हां, ये ट्रेंड कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। बाय बाय ऑसीज 8 रन से हरा करके सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पहुंच गया है। और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि अफगानिस्तान के जो लड़ाके, एक कहावत है, वो लड़ाके वाकई में लड़ाके साबित हुए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी थी और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और अब यहां बांग्लादेश को हराने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के घर जाने का जो टिकट है वो प्रिंट हो करके, छप करके आ चुका है। बहुत ही साफ शब्दों में दीवार पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया बाहर है। तो वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था फाइनल्स में हराने का बदला अब ले लिया है टीम इंडिया ने, तो लिया ही, तो पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने भी उसमें आखिरी कील ठोक करके ताबूत पुख्ता कर दिया है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, वर्ल्ड कप जो ओडीआई का हुआ उसका बदला आज पूरा हो गया। ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से घर भेज दिया गया है, टिकट छपकर आ गए, ऑस्ट्रेलियाई अब बोर्डिंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, और बहुत खुशी के साथ इंडियन फैंस कह रहे हैं बाय बाय कंगारूज, अब किसी अगले टूर्नामेंट में आपसे मुलाकात होगी। और मुझे बार बार पैट कमिंस का एक इंटरव्यू याद आ रहा है जो उन्होंने आईपीएल के टाइम पे दिया था। उनसे पूछा गया था कि कौन सी बेस्ट 4 टीम्स आप देखते हैं सेमीफाइनल में जब T20 वर्ल्ड कप होगा, तो उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और बाकी कौन सी और टीमें रहेंगी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वहां पे 4 अलग टीमें हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम शामिल नहीं है। निश्चित तौर पर बड़ा उलटफेर इस पूरे वर्ल्ड कप में हुआ है। आप देखें, यूएसए ने पाकिस्तान को हराया, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 के मुकाबले में हराया और यही ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी हार साबित हुई। कल जिस तरीके से भारतीय टीम ने फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी और जबरदस्त जीत वहां पर दर्ज की। रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोला और रोहित शर्मा का जब बल्ला बोलता है तो लगभग एक बात तय हो जाती है कि भारतीय टीम जो है वो मैच जीतने वाली है। और उसके बाद आज एक शानदार मुकाबला, लो स्कोरिंग मैच हुआ वेस्टइंडीज में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के। तो कल रोहित शर्मा की बैटिंग, उनके एक एक शॉट ऐसे लग रहे थे
मानो कि ऑस्ट्रेलियाइयों के मुंह पे वो तमाचा मार रहे हो, बदला ले रहे हो पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का। एक एक शॉट उनका बड़े ही ताबड़तोड़ और आक्रामक अंदाज में पूरी बैटिंग उन्होंने की। 100 नहीं बना, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पूरे मैच की जीत की नींव उन्होंने अपनी ही बैटिंग से रख दी थी। बिल्कुल, देखिए बहुत सेल्फलेस क्रिकेटर हैं। आप देखते हैं जब खिलाड़ी 85 के पार हो जाता है, 90 रन के स्कोर के पार हो जाता है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि मैं जैसे तैसे 100 कर लूं अपना और फिर मैं पूरा एवरेज जो है, जो रन रेट है, मैं उसको कवर कर लूंगा। लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए, वो उस बॉल पे भी 6 या 4 लगाने की वहां पे कोशिश कर रहे थे रोहित शर्मा। 92 रन के वो स्कोर पर खेल रहे थे। बहुत सेल्फलेस क्रिकेट इस पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने अब तक खेली है। और रोहित शर्मा का कल बल्ला बोला तो आप देखिए विराट कोहली की कमी वहां पर नहीं खली, क्योंकि कोहली तो बहुत सस्ते में निपट चुके थे, कोहली चले गए थे। और ये टीम इंडिया की जीत में एक और बड़ी बात है कि अगर कोहली परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, तब भी इंडिया एक भी मैच नहीं आ रहा है। जो दूसरे प्लेयर्स हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, ऋषभ पंत को नहीं भूलना होगा। ऋषभ पंत कंसिस्टेंसी उनकी इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आ रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिस चीज के लिए उनको टीम में रखा गया है कि आप आइए स्कोर का कार्ड को, स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कीजिए, वो कर रहे हैं। कल संभली हुई पारी शिवम दुबे ने भी वहां पर खेली। शिवम दुबे को युवराज सिंह के एक बतौर रिप्लेसमेंट के तौर पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है, तो वो उस भूमिका में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और सेमीफाइनल से पहले जिस तरीके से रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आया है, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म जो वापस आया है, शिवम दुबे जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, चाहे बैट से खेल रहे हो, बॉल से खेल रहे हो। कल जब मुश्किल पिच थी, गेंदबाजों को टर्न नहीं मिल रही थी, तो वहां पे अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की। कुलदीप यादव एक्स फैक्टर मैं कहूंगा, क्योंकि बिल्कुल। और अब सेमीफाइनल्स का इंतजार है वासु, जहां पर इंडिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होना है। बहरहाल अब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे और करेंगे अगली खबर का, जहां दमोह के बांसा तारखेड़ा हत्याकांड मामले में परिजनों ने दमोह सागर मार्ग पर जाम लगा दिया है। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, परिजनों को समझाने की कोशिश यहां पर हो रही है। 3 लोगों की हत्या का यह पूरा मामला, जहां पर बांसा तारखेड़ा हत्याकांड मामले में परिजन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां पर जो परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने पहुंचा? हत्या की गई थी, उस मामले पर परिजनों के द्वारा जैसे ही दमोह से शव पहुंचे थे, पोस्टमार्टम के बाद उन लोगों के द्वारा वहां पर जाम लगाया गया। कलेक्टर और एसपी को बुलाने की मौके पर मांग की गई और तत्कालीन कलेक्टर और एसपी मौके पर भी पहुंचे हैं। तो मैं आपको अपडेट भी कर दूं कि अभी अभी कलेक्टर और एसपी के द्वारा परिजनों को उनकी मांगों पर आश्वासन दिया गया है और आश्वासन के बाद परिजनों के द्वारा जाम को खोल दिया गया है और खोले जाने के बाद अब शव अंतिम संस्कार के लिए रवाना किए गए हैं। जी। और किस बात पर ये राजी हुए, क्या आश्वासन दिए गए प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिजनों? निश्चित ही पीड़ित परिजनों का कहना था, क्योंकि इसमें जो एक मृतक था वो होमगार्ड का जवान भी था और पीड़ित परिजनों के द्वारा एक सरकारी नौकरी की मांग की गई थी, जिस पर कलेक्टर ने शीघ्रता के साथ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा जो प्रमुख आरोपियों के अलावा जो और अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं, और उन लोगों की गिरफ्तारी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग परिजनों की थी, जिस पर भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी परिजनों के द्वारा की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जांच के बाद इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी कलेक्टर और एसपी के द्वारा दिया गया, जिसके बाद परिजन माने हैं और उनके द्वारा जाम को खोला गया है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सागर में जुआ खेलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल फड़ बनाकर जुआ खेलते वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बहरिया थाना अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और यहीं का एक वीडियो ये बताया जा रहा है, जहां पर सागर में जुआ खेलने के दौरान का फड़ बनाकर जुआ खेलने के दौरान का ये वीडियो सामने आया है। और बहरिया थाना के क्षेत्र में ये जगह आती है और फड़ बनाकर इस तरह से जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाना पुलिस प्रशासन को चुनौती है। आइए और पकड़ के दिखाइए। तो जुआरियों की पूरी फौज यहां पर इकट्ठा हुई है और बाकायदा फड़ बनाकर ये जुआ खेल रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। और अगली खबर पन्ना से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष को टक्कर मारी गई।
घटना के बाद फरार हुआ ट्रक ड्राइवर नेशनल हाईवे 39 पर मॉर्निंग वॉक पर गए जिलाध्यक्ष और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस हादसे में दुर्घटना के बाद से ड्राइवर फरार बताया जा रहा है और नेशनल हाईवे 39 पर मॉर्निंग वॉक के लिए गए व्यक्ति को टक्कर मारी गई है और जिस व्यक्ति को टक्कर लगी है वो ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। और जनवार से देवनगर जा रहे थे तो मोड़ में गाड़ी स्पीड थी तो कंट्रोल नहीं हुई, फिर तो पुलिया नीचे गिर गई सीधे खाई में गिर गई। हाँ, तो क्या हो गया, कितने लोग घायल हुए हैं? उसमें से 2 घायल हुए और एक का डेथ हो गया। एक खत्म हो गया। हाँ। किसी ने टक्कर मारी कि अपने मन से अनियंत्रित? नहीं, अपने से गिरी है, वो गाड़ी स्पीड थी तो कंट्रोल नहीं हुई। और स्पीकर को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया। दरअसल बीजेपी ने हमसे समर्थन मांगा है। राहुल गांधी का कहना है कि स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए और उनका कहना है कि अगर स्पीकर के लिए आप समर्थन मांग रहे हैं तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। ये एक संतुलित राजनीति और संतुलित सदन को चलाने के लिए राहुल गांधी और एनडीए की तरफ से और INDIA अलायंस की तरफ से ये तालमेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 18वीं लोकसभा में क्या ये तालमेल बन पाएगा? स्पीकर NDA की तरफ से बनाया जाएगा और डिप्टी स्पीकर INDIA का। कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी वाराणसी पहुंची और उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण भगवान को भेंट किया और शादी में आने के लिए निमंत्रण दिया गया और मंगल कामना की गई। जिसके बाद नीता अंबानी गंगा आरती में भी शामिल हुई। दर्शन पूजन के बाद नीता अंबानी ने कहा कि मैं भगवान शिव को अपने बेटे की शादी के लिए न्योता देने आई हूं। बता दें कि राधिका और अनंत 12 जुलाई को हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और गंगा आरती के बाद नीता अंबानी गोदोलिया स्थित काशी चाट भंडार पहुंची और जलपान किया। काशी विश्वनाथ धाम के लिए 1 करोड़ 51 लाख, अन्नपूर्णा मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिया। आपको बता दें जो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ
बाबा विश्वनाथ के आप दर्शन कीजिए, साक्षात दर्शन घर बैठे, और ये सौभाग्य की बात, बाबा विश्वनाथ का दर्शन ये आप कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो विश्वनाथ भगवान की पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई जो काशी के बनारस के दौरे पर, वाराणसी के दौरे पर पहुंची रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी गंगा आरती में शामिल हुई। हाथ जोड़कर गंगा आरती में उन्होंने प्रार्थना की और फिर चाट भंडार पहुंचकर जलपान किया। तो आज अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है, और जो सोलर एनर्जी है यहाँ, और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। लास्ट टाइम आप आई थी, अपने बर्थडे पर आई थी, हाँ। उसके बाद आपने बदलाव का जिक्र किया, लेकिन काशी के लोग भी चाहते हैं कि बनारस को ऐसी कोई निशानी रिलायंस इंडस्ट्री दे के जाए ताकि सालों तक लोग उसको याद कर सकें। हाँ, तो यहाँ तो मेरा बहुत, काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, बट मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।